चलिए सब जल्दी से लाइव आ जाएं और क्लास में जुड़ जाएं। वेलकम टू द CGPSC कोच। और हम लगातार लाइव क्लास में आपसे जुड़ रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दें अपने सहपाठियों के साथ। जो भी अभी जितने भी एग्जाम, वन डे एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का सिलेबस जहां जहां पर है ना, उन सभी के लिए यह बहुत बहुत IMP होने वाला है। तो आप सबसे पहले तो जल्दी से लाइव आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं और जितना अधिक हो सके आप शेयर कर दें लिंक को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज हम ना राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्ह पर बात करेंगे और यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम एक ओवरऑल एक रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं। आपका पूरा छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन का रिवीजन क्लास है ये। तो रिवीजन क्लास में हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अध्ययन को कवर करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति और पंचायती राज व्यवस्था, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो खास करके करेंट अफेयर से रिलेटेड जो डेटा आपका पूछा जाता है, खास करके हम बात करते हैं जो है आपके डेटा में क्या होता है, मूल रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, इसके जो अद्यतन आंकड़े हैं, वर्तमान आंकड़े, लेटेस्ट आंकड़े, उस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो आप लोग लाइव आ गए? चलो एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब लोग लाइव आ गए हैं और क्लास अब आरंभ करते हैं। चलिए शुरुआत करें फिर। देखिए भाई, राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये आपका राज्य का प्रतीक चिन्ह है, आप सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, छत्तीसगढ़ शासन, और यहाँ पर अशोक का प्रतिमा चिन्ह दिख रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब इसको समझना है, थोड़ा सा राज्य का प्रतीक चिन्ह को थोड़ा समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर आप देखिए बाहर में इस प्रकार का ये हरा रंग का एक किला बद्ध दिख रहा है। तो एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में जो घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है ना, ये हरा रंग का है। ये 36 है, टोटल संख्या इसका कितना है, 36 हरे रंग का है, किला का प्रतीक है। उसी प्रकार से मध्य में भारत का प्रतीक चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ के रूप में आपको ये नजर आ रहा होगा। ये मूल रूप से लाल रंग में आपको नजर आ रहा है। वहीं धान की बालियां आपको सुनहरा रंग में ये दिख रहा है। मूल रूप से ये धान की बालियां सुनहरे रंग का ये कहलाता है कि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा या सोने की चिड़िया आप कह सकते हो। तो ये सुनहरा रंग इसको दर्शाने का प्रयास करता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये नीला रंग आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों नीला रंग, ये मूल रूप से ऊर्जा की पहचान है, एनर्जी की, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लाइव क्लास में, ऊर्जा धानी। कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ, ऊर्जा धानी आपने किसे पढ़ा था लास्ट क्लास में? नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगे के रंग में है। यहां पर आप देख रहे हो, ये कलर है, ये पहला कलर, फिर दूसरा कलर और ये तीसरा कलर तिरंगे का कलर है मूल रूप से। तो ये नदियों को रेखांकित करती लहरें हैं। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था, कब अपनाया गया था? 4 सितंबर सन 2001 को राज्य शासन द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। क्लियर है? इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु को समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जुलाई 2001 को राजकीय पशु स्वीकार किया गया। किसे? वन भैंसा को। वन भैंसा को वैज्ञानिक नाम है बुबैलस बुबैलस, ठीक है। तो बुबैलस इसको कहा जाता है वन भैंसा। भैंसा को मूल रूप से अरना और मादा भैंसा को मूल रूप से अरनी कहते हैं। तो कई बार ऐसे प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जब भी पूछा जाए वन भैंसा हमारा क्या है भाई? वन भैंसा हमारा राजकीय पशु है। क्या है बोलो? राजकीय पशु है। वहीं भैंसा को अरना और भैंसी को अरनी के नाम से पुकारा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंद्रावती जो है नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर मूल रूप से राजकीय पशु पाए जाते हैं। तो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं आप, तब आपको राजकीय पशु या फिर छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के विषय में कभी पूछा जाता है, तो आप थोड़ा डिटेल में कुछ पॉइंट के आधार पर इसे 2 नंबर या 4 नंबर में एक्सप्लेन
कर सकते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उद्यावती अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य में मूल रूप से राजकीय पशु पाई जाती है, जिसे हम वन भैंसा कहते हैं। मानव शिकार तथा भैंसों में होने वाली बीमारी, इनका बीमारी एक है रिंडर पेस्ट नामक बीमारी, और इसी कारण से इनकी जनसंख्या, इनकी जो संख्या है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद में है, पामेड़ अभ्यारण्य जो बीजापुर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इनका संरक्षण मूल रूप से, है ना, इनका संरक्षण मूल रूप से यहाँ पर किया जा रहा है राजकीय पशु का। 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो आपने जाना, क्या जाना, राजकीय पशु क्या है भाई, बुबैलस, बुबैलस यानी वन भैंसा, क्या, वन भैंसा। चलिए राजकीय पक्षी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये राजकीय पक्षी आपको दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है स्पष्ट रूप से, है ना। तो राजकीय पक्षी को भी थोड़ा समझते हैं। जुलाई 2001 में इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। पहाड़ी मैना इसका नाम है, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, नाम क्या है, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, इसे हम पहाड़ी मैना के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में इसका संरक्षण किया जा रहा है, और मनुष्य की भांति आवाज निकालने एवं सटीक नकल करने में ये पहाड़ी मैना बहुत माहिर होता है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आप मुझे बताइए। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय या राष्ट्रीय, यहां पर एक्चुअली में इसको राष्ट्रीय न लिख करके राजकीय वृक्ष लिखना चाहिए था। राजकीय वृक्ष क्या होगा, ये राजकीय वृक्ष होगा, ठीक है, सुधार के पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग बताएं कमेंट में, हम राजकीय वृक्ष पढ़ लेते हैं। तो राजकीय वृक्ष क्या है छत्तीसगढ़ का, साल और शरई, क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, साल और सरई, है ना, शोरिया रोबुस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। बस्तर संभाग में साल वृक्ष की प्रचुरता पाई जाती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मूल रूप से, है ना, साल वृक्ष की प्रचुरता जो है छत्तीसगढ़ में बस्तर में पाई जाती है, ये प्रचुरता सर्वाधिक जो है साल वृक्ष पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय वृक्ष है। इसलिए बस्तर को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। इसी नाम से बस्तर को क्या कहा गया है, साल वनों का द्वीप कहा गया है। साल वृक्षों को साल बोरर नामक कीट से खतरा होता है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इस नाम से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के राजकीय भाषा, छत्तीसगढ़ की आकृति, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, इन सब पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा आप लोग को पता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बोलो सब लोग, छत्तीसगढ़िया क्या है, सबले बढ़िया है ना, हम छत्तीसगढ़िया अंजी सबले बढ़िया अंजी। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ी क्या है भाई, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है, छत्तीसगढ़ की स्टेट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, राजकीय भाषा है। स्वीकृति कब मिली थी, पूछा जाता है 28 नवंबर सन 2007 को, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 28 नवंबर 2007 को इसे स्वीकृति मिली थी, 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की आकृति हिप्पोकैम्पस सी हार्स के समान है, जो कि आपको ये समुद्र का ये जीव है, तो इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का नक्शा दिखता है ना, आकृति दिखता है सी हार्स के समान, हिप्पोकैम्पस के समान। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत, छत्तीसगढ़ का क्या, राजकीय गीत। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत को समझते हैं, यहां से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के संदर्भ में हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, 3 नवंबर सन 2019 को इसकी घोषणा की गई, 18 नवंबर 2019 को अधिसूचित किया गया, और इसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हैं। ये फ्रीक्वेंट टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम में इसको रिपीट करते रहता है, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर सरल क्वेश्चन है करके इसको कभी रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करते इस नाम से पूछ लिया जाता है कि चलो भाई रिवीजन नहीं कर रहे हो तभी हम आपको पूछेंगे,
और क्वेश्चन देखते हैं कि आप बना पाते हो कि नहीं, इस प्रकार से, है ना। ममता चंद्राकर, जिनको मोक्षदा चंद्राकर के रूप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी गायिका है राजकीय गीत की। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं, दो चार लाइन अगर हम देखें तो, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पाव परौ तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। मेरा आवाज नहीं है, ठीक है, गाना नहीं आता है मुझे, फिर भी कोशिश किया हूं। तो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पांव परौ तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ये राजकीय गीत है हमारा। इस गीत में 4 नदियों अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती का उल्लेख है। साथ ही साथ सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बस्तर इत्यादि जिलों का भी उल्लेख है। मूल रूप से 7 जिलों का इस गीत में उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं राजकीय प्रतीक वाक्य के विषय में। राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है हमारा भाई? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अब 2018 से पहले 2018 तक आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य था वह क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़। आप देखे होंगे क्रेडिबल छत्तीसगढ़ लिखा हुआ करता था। अब जो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वर्तमान में क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये राजकीय प्रतीक वाक्य है। ये देखो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, पहले क्या था? क्रेडिबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। नवीन सरकार ने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ की जगह क्या ले लिया? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इनक्रेडिबल। भारत का प्रतीक वाक्य अभी क्या है वर्तमान में? इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए, राजकीय गमछा के विषय में भी प्रश्न आजकल पूछा जा सकता है। 14 अक्टूबर 2021 को राजकीय गमछा को स्वीकार किया गया था। तो राजकीय गमछा के विषय में देखें, गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किए गए हैं। साथ ही साथ गमछे के डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा हल जोतते किसान को दर्शाया गया है। ये आप देख रहे हो ना, ये इतने सारे आपको चित्र वगैरह दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये सब। तो ये राजकीय गमछा है हमारा। साथ ही साथ सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप गमछे के बॉर्डर में, ये आपको दिख रहा है बॉर्डर, गमछे के बॉर्डर में नजर आती है। गमछे की चौड़ाई 24 इंच तथा लंबाई कितना है? 84 इंच है। एक्चुअल में ये जो राजकीय गमछा है, राजकीय गमछा का जो है जब भी जो अतिथि आते हैं, है ना, बाहर से अतिथि आते हैं, उनके लिए सम्मान के रूप में राजकीय गमछा से उनका स्वागत किया जाता है। राजकीय गमछा के विषय में और हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक समीक्षा पर थोड़ा बात कर लेते हैं। वेरी आईएमपी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा को हम एक और क्लास लेकर के इसको कवर करें, लेकिन अभी हम लोग इसे कम से कम बजट को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा को आज हम जरूर देख लेते हैं, जरूर पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में ये 2022-23 का आर्थिक समीक्षा है और बजट होगा 2023-24 का, है ना। तो आर्थिक विकास दर 2022-23 में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास दर बताया गया है 8.0%, जो कि इंडिया में 7.0% है। कृषि विकास दर 5.93% और भारत के संदर्भ में 3.5% है। औद्योगिक विकास दर है 7.83%, जो कि भारत में 4.1% है। सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में 9.21% है और भारत में 9.1% है। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव में हम देख रहे हैं 1,33,198 रुपए है। वहीं भारत के दृष्टिकोण से 1,70,620 रुपए, यानी एक व्यक्ति, अगर हम देखें प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो औसतन एक व्यक्ति भारत में 1,33,898 रुपए कमाता है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो हर एक व्यक्ति भारत का 1,70,620 रुपए कमाता है।
है ना। तो इस प्रकार से हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें, जीएसडीपी की बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका भी हम अग्रिम अनुमान देखना चाहते हैं। जीएसडीपी का आकार हम लोग देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो 28 करोड़ 90 लाख 8,241 लाख रुपए का हम एक जीएसडीपी हमारा कह सकते हैं। वृद्धि दर जनरली पूछता है, ये तो आपका फिगर आउट नहीं पूछेगा जनरली, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा क्या, जीएसडीपी का वृद्धि पूछ सकता है। तो वृद्धि को आप लोग ध्यान में रखेंगे, वृद्धि क्या है जरा कमेंट करके बताओ। सोना नहीं है, जागते रहना है और कमेंट करते रहना है और शेयर भी करते रहना है ना। जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट भी करते जाओ। तो 8.0 क्या, 8.0 प्रचलित कीमत पर अगर हम वृद्धि देखें तो 12.60% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान क्षेत्रवार देख लेते हैं। क्षेत्र में मूल रूप से 3 क्षेत्र आते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। क्या बोलो, कृषि, उद्योग और सेवा, है ना। तो देखिए प्रचलित भाव में और क्षेत्रवार भी देख लेते हैं। कृषि में वृद्धि दर 5.93% देखने को मिला, उद्योग में 7.83% और सेवा में 9.21%। पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा। क्षेत्रवार सर्वाधिक किसमें वृद्धि देखने को मिला, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप लोग जानते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, उत्खनन, है ना, और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इत्यादि को रखा जाता है इस पूरे क्षेत्र में। वहीं हम बात करें उद्योग में, तो उद्योग में मूल रूप से निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति को रखा जाता है। तो विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, देखिए विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, इसमें जो है हमको 11.14% सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है। सेवा में कहा जाए तो सेवा में मूल रूप से सर्विस सेक्टर है जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इसमें मूल रूप से 16.95% का इजाफा हमको देखने को मिला है। एग्रीकल्चर प्रचलित भाव में अगर हम देखें तो स्थिर भाव पर था, है ना, कांस्टेंट प्राइस पर था। अगर हम प्रचलित भाव में देखें, करेंट प्राइस में देखें, वो कांस्टेंट प्राइस पे था या ये करेंट प्राइस पे। तो कृषि में 10.70%, उद्योग में 12.21% और सेवा में 14.43%। पशुपालन में सर्वाधिक दिखा रहा है, खनन उत्खनन में सर्वाधिक दिखा रहा है, व्यापार और होटल में सर्वाधिक। व्यापार और होटल, सेवा और इसमें दोनों क्या है, सेम है, चाहे प्रचलित भाव में लीजिए चाहे आप स्थिर भाव में लीजिए। क्लियर, चलिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रक्षेत्रवार अग्रिम वृद्धि दर यहां पर हम देख रहे हैं, तो इसको ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी आप देख लीजिए। सर्वाधिक हम देखते हैं तो सेवा क्षेत्र में, व्यापार और होटल में हमको सर्वाधिक देखने को मिलता है, और न्यूनतम है स्थावर संपदा में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया। भागीदारी, यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि प्रीलिम्स के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर हम जीएसडीपी में प्रतिशत और भागीदारी कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 27.65%, सेकेंडरी सेक्टर में 39.13% और टर्शियरी सेक्टर में 33.21%। इसका मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब क्या है, स्थिर भाव में कहिए चाहे आप जो है प्रचलित भाव में। देखो प्रचलित भाव में चेंज है और स्थिर भाव को मूल रूप से हम लोग लेते हैं। भारत में और छत्तीसगढ़ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है जहां 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन हो, है ना, जिसका 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन हो वही जो है, या सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन जिस क्षेत्र का हो वही क्षेत्र वाला अर्थव्यवस्था कहलाता है। एग्रीकल्चर में छत्तीसगढ़ में 27.65% स्थिर भाव में और प्रचलित भाव में 31.68%, द्वितीयक में 39.13% और प्रचलित भाव में 32.40, तृतीय क्षेत्र का 33.21% और प्रचलित भाव में 35.93%। इस प्रकार से ये वृद्धि दर 7.75, 7.05 और 9.21। आजकल होता क्या है ना
एग्जाम में आपका ये डेटा को पूछ देता है, और डेटा में ऐसा नहीं, डेटा में पूरा पूरा पॉइंट पूछेगा। 7.75% याद रखना पड़ेगा आपको, और वही 9.21%। अब ऐसा याद नहीं रख सकते 779 के आसपास था या 14,814 के आसपास था, ऐसा नहीं कर सकते। वो 14,814 लिखेगा, लेकिन ये 6.5 6.5 1.5 ऐसे लिख देगा। इस नाम से आपको एग्जैक्ट वृद्धि दर को याद रखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी डेटा को याद रखते रहो। ये सामान्यतः वृद्धि दर और जीएसडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मूल रूप से इन चीजों को, छोटी छोटी जो बातें हैं, खास करके ये वृद्धि दर आप स्थिर भाव पर याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्षेत्रवार अग्रिम अनुमानित प्रतिशत, ये भागीदारी 2022-23, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर, है ना, स्थिर भाव पर और प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी क्षेत्रवार अग्रिम अनुमान क्या है। तो यहां पर कई बार पूछा जाता है विनिर्माण में क्या है, उद्योग में क्या है, या सेवा में क्या है। तो आप ध्यान में रखेंगे स्थिर भाव पर सेवा में 16, 49 और 33, ये एग्जाम में पूछा भी गया था लास्ट टाइम, है ना, सीजीपीएससी में पूछ दिया गया था। तो 16.91, 49.88 और 33.21, ये आपके स्पेशली अगर हम बात करें तो वन डे एग्जाम में, व्यापम में भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रचलित भाव की बात करें तो 21, 42 और 35 21.79%, 42.21% और 35.93%। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ में योगदान को आप लोग ध्यान में रखेंगे। खास करके यहाँ पर पशुपालन के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, वहीं आपसे भंडारण या विनिर्माण के विषय में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। चलिए ये मतलब कि अगर ऐसा वैल्यूएशन आता है कि आपको 7 वर्ष या 5 वर्ष में स्थिर भाव पर जो भी वृद्धि दर बताने की बात कही जा रही है, कौन कौन से क्षेत्र में, एक तो कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, और ये हो गया सेवा क्षेत्र। तो इन तीनों में 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में सर्वाधिक वृद्धि कब देखने को मिला, ऐसा अगर प्रश्न बनता है तो इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और यही समझ लेते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि हमको कब देखने को मिल रहा है ना। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भागीदारी या वृद्धि, भागीदारी या वृद्धि 2016-17 में हमको एग्रीकल्चर में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिल रहा है ना। उद्योग में आपको 2016-17 में ही अधिकतम देखने को मिल रहा है, और 2016-17 में न्यूनतम आपको मिल रहा है उद्योग क्षेत्र में। वहीं पर अगर हम बात करें 2018-19 में वृद्धि दर न्यूनतम रहा है एग्रीकल्चर में, और उद्योग में हम देखते हैं अधिकतम रहा है, और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम रहा। चलिए इसको हम ना 2020-21 की बात करते हैं। ये माइनस चला गया था सेवा में, देखो ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सेवा क्षेत्र में माइनस में कब चला गया था, सर्विस सेक्टर माइनस कब चला गया था। तो 2020-21 में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वह -4.41 चला गया था, माइनस में चला गया था। ये एक हम स्थिति देख पा रहे हैं ना कोविड के समय में। तो इस प्रकार से हमने वृद्धि दर को थोड़ा समझने का प्रयास किया। सब डेटा को याद नहीं रखना, वृद्धि और न्यूनतम को आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। चलिए ये डेटा आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है ना। इस प्रकार के डेटा को आपको याद नहीं करना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात रही बजट की, तो बजट को मैं आज के क्लास में नहीं लूंगा, बजट को हम जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, कुछ और टॉपिक पर बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसी को जो है आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट को एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे डेटा हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो जो डेटा आपको पढ़ना है, जो डेटा को आपको नोट कर लेना है, उसी को मैं आपको बता देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं।
अब देखो छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 का एक ओवरव्यू है, और इस ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि जीएसडीपी जो है क्या रहा, -2.99% रहा। ये आप याद रखो, ये राजकोषीय वित्तीय घाटा के संदर्भ में। वहीं हम बात करें बजट अनुमान के संदर्भ में, है ना, तो बजट अनुमान के संदर्भ में ये 3.33% ये हमको देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम बात करें बजट, कुल बजट के संदर्भ में अगर हम एक ओवरव्यू देखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्ति है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,500 करोड़ रुपए मूल रूप से कुल प्राप्ति हुआ है, और कुल व्यय 1,21,500.25 करोड़ रुपए। मतलब जितना आया उतना चला गया। बजट का मतलब यही होता है ना, कुल आय और कुल व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ के बजट 2023-24 के अनुसार 1,21,500 करोड़ रुपए का कुल प्राप्ति हुआ और 1,21,500.25 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। ठीक, इसमें राजस्व प्राप्ति 87.24% का रहा, और पूंजीगत प्राप्ति जो है मूल रूप से 12.75%। अच्छा, राजस्व व्यय यहां पर 84.36% और पूंजीगत व्यय जो है 15.35% किया गया है। क्लियर है। राजस्व प्राप्ति की अगर हम बात करें तो राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत हम 56,200 करोड़ रुपए का हम कुल प्राप्ति पाते हैं। केंद्र से प्राप्त कितना हुआ है, 49,800 करोड़ रुपए। अगर हम टैक्स रिवेन्यू देखें, कर राजस्व देखें, तो 38,000 करोड़ रुपए टैक्स से आया है, और कर के भिन्न राजस्व हम देखें तो 18,200 करोड़ रुपए अन्य रेवेन्यू से कलेक्ट किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का एक हिस्सा हम देखें 34,800 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, और सहायक अनुदान केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपए का दिया गया है। तो इस प्रकार से ये बजट रहा है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो राजस्व प्राप्तियां हैं इसको हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। स्कूल और शिक्षा में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। स्कूल और शिक्षा में 16.1%, स्कूल और शिक्षा में कितना, 16.1%। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास में प्रमुख व्यय किया गया 2.5%, स्वास्थ्य में 6.4%, महिला एवं बाल विकास में 2.2%। तो एक आईएमपी क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, 2023-24 में बजट में सर्वाधिक हम देखें तो 16.1% स्कूली शिक्षा में व्यय किया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति में 5.3% हम देखते हैं कि व्यय किया गया है। क्लियर। इसी प्रकार से अब कुछ प्रमुख जो पॉइंट है योजना को आधार मान करके जो छत्तीसगढ़ में बजट का मुख्य आकर्षण रहा, इन सभी बिंदुओं पर हम बात कर लेंगे। जैसे धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायती क्षेत्र में भी अब विस्तार कर दिया जाएगा। तो पहले ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित था, अब ये नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया गया है। क्या, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना के अंतर्गत 2,500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रुपए प्रति माह की जाएगी। आईएमपी लिख लीजिए, ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है किसको दी जाएगी, निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं को। कितनी दी जाएगी मासिक पेंशन, 500 रुपए प्रति माह। ठीक, तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इनसे संबंधित है, ये आईएमपी है, ऐसा प्रश्न पूछता है।
नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, ये आप यहां पर पॉइंट ले लीजिए कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना के हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कहां कहां होगा, नए कॉलेज कहां बनेंगे, मेडिकल कॉलेज, तो मनेन्द्रगढ़ में, गीदम में और जांजगीर चांपा कबीरधाम में नए मेडिकल कॉलेज स्थापना की जाएंगी। कोरबा पश्चिम में जो कि बंद पड़ा हुआ था, नवीन ताप विद्युत ग्रिड की स्थापना की जाएगी और बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 101 नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूल या विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय कितना था, 6,500 रुपए से बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया, 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। बढ़िया है, 6,000 से 10,000 रुपए पाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3,250 से बढ़ा करके 5,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ा करके 7,500 रुपए कर दिया गया है। क्लियर? अच्छा, मितानिन बहनों को पूर्व में दी जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उनको राज्य के मद से 2,200 रुपए प्रति माह की दर से और मानदेय लागू होगा। वहीं ग्राम कोटवारों की सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय राशि 2,250 रुपए को बढ़ा करके 3,000 रुपए, 3,375 रुपए को बढ़ा करके 4,500 और 4,500 को बढ़ाकर 5,500 तथा 4,500 को बढ़ाकर 6,000 प्रति माह किया गया। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय कितना होगा, 2,000 से बढ़कर के 3,000 रुपए हो जाएगा। तो ये एक बढ़िया आपको ध्यान में रखने लायक है। ठीक है, जल्दी से आप लोग और लाइव आ जाएं जो नहीं आए हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम होमगार्ड के जवानों के मानदेय न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम राशि कितनी बढ़ा दी जाएगी, 6,420 रुपए बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, चलो ये तो मुख्य आकर्षण का केंद्र था। जो मैं इंपॉर्टेंट है बोलूंगा उसको आप लोग नोट करते जाना, बाकी हम पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ताकि आपको ध्यान में तो रहेगा, कुछ तो ध्यान में रहेगा ना। पत्रकारों की निजी आवास योजना, आवास निर्माण के सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण कृषि अनुदान योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख रुपए का ये अनुदान कुछ राशि है इसके लिए, है ना। पहले कितना था, 25 लाख, उसको बढ़ा करके 50 लाख अनुदान किया गया। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख बातें हैं भाई, इसको भी देख लें। किसानों की गुणवत्तापूर्ण रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला की स्थापना। अभी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव में और कहां, रायगढ़ में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला। तो इसको आप आईएमपी याद रख लो कि जब भी खाद उर्वरक के विषय में बात की जाएगी तो राजनांदगांव और रायगढ़ को आप ध्यान में रखेंगे। उद्यानिकी के संबंध में आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। ये मोस्ट आईएमपी लिख लो, मोस्ट आईएमपी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जाएगी, उद्यानिकी के लिए नवा रायपुर में की जाएगी। वहीं विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी और छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पान अनुसंधान केंद्र, क्या पान अनुसंधान केंद्र, ये छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। रायपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु 1 करोड़
57 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो गरियाबंद में शासकीय कृषि महाविद्यालय भवन एवं बालक बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और यहां पर कुछ देख लेते हैं योजना जो इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 नए जिलों में उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से जिले? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली। वैसे इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु चिकित्सा के संदर्भ में हम देखें तो यहां पर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्य हेतु 5 करोड़ का प्रावधान। तो पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी कहां? तो पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर में, है ना। और 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में की जाएगी। ये 2 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पशु चिकित्सा के संदर्भ में। आगे देखते हैं। आगे मछली पालन की अगर हम बात करें तो मछली पालन के संदर्भ में आपको कुछ विशेष याद रखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन के संदर्भ में अगर हम देखें तो जल संसाधन के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि सिंचाई विभाग के द्वारा 232 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा जो कि सिंचाई विभाग में है। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि 2018 में आप ये मान के चलो 2018 के बाद अभी 2023-24 में हम ये देख रहे हैं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा फिर से वैकेंसी लाई जा रही है और इसके लिए 232 पद स्वीकृत करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर 232 नवीन पदों की स्वीकृति यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जल संसाधन विभाग में अभी कुल मिलाकर के कुछ नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, है ना, इस वर्ष। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो एक योजना, मार्जिन योजना को आप लोग ध्यान में रखना, जिसका नाम है पीडीएस डीलर्स मार्जिन योजना। 221 करोड़ का इसके लिए प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन के विषय में अगर हम बात करें तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन हेतु 28 करोड़ का प्रावधान यहां किया जा चुका है। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका बन रहा है। यह प्रश्न आपका राजस्व प्रशासन एवं धर्मस्व से है। अब राजस्व प्रशासन एवं धर्मस्व से संबंधित जो प्रश्न आपका बन रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न आपका है ई धरती परियोजना। क्या? ई धरती परियोजना, इसको मोस्ट आईएमपी आप लोग लिख लो, मोस्ट आईएमपी। ई धरती परियोजना के अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लिडार तकनीक से सर्वेक्षण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कौन सी परियोजना होगी ये? लिडार तकनीक से सर्वेक्षण वाली ई धरती परियोजना। क्या होगा? ई धरती परियोजना। ठीक है। इसके अलावा समस्त तहसील कार्यालयों में अब सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों के तीर्थ स्थलों में छत्तीसगढ़ जन निवास भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो एक प्रश्न आपका कर सकता है, राज्यों में तीर्थ स्थलों में छत्तीसगढ़ जन निवास भवनों में जो निर्माण किया जा रहा है ये किस योजना के अंतर्गत है? तो छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना। छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना नाम वैसे उतना कठिन नहीं है, आप आसानी से इसे ध्यान में रख पाएंगे। क्लियर? ग्रामीण विकास गतिविधियों की बात करें तो मूल रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और मनरेगा के लिए 1902 करोड़ का प्रावधान किया गया। नए जिलों में प्रति विकासखंड 1 करोड़ मान से अधोसंरचना का निर्माण कार्य
करने के लिए 15 करोड़ की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी पर्व और त्योहारों में गरिमामय आयोजन हेतु, इसको आईएमपी लिख लेना, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको भी आईएमपी लिख लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ये सड़कों को और अधिक क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा आपस में मुख्य सड़क से, है ना। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ी पर्व और त्योहारों की गरिमामय योजना आयोजन हेतु है ना। अब देखिए इसमें सभी प्रकार के आयोजन होने चाहिए वास्तव में। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इसमें छत्तीसगढ़ी पर्व त्योहार की गरिमामय आयोजन के लिए लगभग 5 करोड़ ग्राम पंचायतों को, है ना, 5 करोड़ देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नए जिलों में प्रति विकास खंड 1 करोड़ के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 15 करोड़ की राशि दी जाएगी। चलिए, संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित भी कुछ प्रश्न अगर बनते हैं तो इस पर भी हम लोग बात कर ही लेते हैं। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, यही एक आईएमपी प्रश्न है, यहां से आईएमपी कर लो और ध्यान में रखना। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किए जाएंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक रोजगार का अवसर भी प्राप्त होने वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं। एक यहाँ पर देखिएगा, प्रदेश में प्राचीन शिल्प, स्थापत्य कलाकृतियों एवं प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन हेतु मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, आईएमपी झरोखा योजना मूल रूप से कलाकृति प्रतिकृतियों के प्रदर्शन हेतु है। झरोखा योजना के लिए 99 लाख का प्रावधान। रामलीला मंचन मानस गायन दलों के संरक्षण संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला रायपुर में कौशल्या महोत्सव के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, आप लोग गांव-गांव में अभी देख रहे होंगे ज्यादातर रामलीला मंचन और मानस गायन किया जा रहा है। उसका रीजन आप लोग जान पाए होंगे, कौशल्या महोत्सव में फाइनली ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे और रामलीला मंचन और मानस गायन दलों को 10 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने किया है कि उनके संरक्षण संवर्धन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, है ना, खर्च किए जाएंगे इस वर्ष बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन के लिए कितना, 12 करोड़ रुपए। भोरामदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण करने के लिए कितना, 3 करोड़। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो रामलीला मंचन के लिए और उनके संरक्षण के लिए और अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए कुल मिलाकर के 10 और 12 यानी 10, 10, 20 और टोटल 22 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है रामायण मंचन के लिए। क्लियर। समाज कल्याण की अगर हम बात करें, समाज कल्याण, तो समाज कल्याण में एक सियान हेल्पलाइन सेंटर है भाई, सियान हेल्पलाइन सेंटर। कई बार पूछा जा सकता है आपसे, सियान हेल्पलाइन सेंटर के संदर्भ में बताएं। तो छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की स्थापना समाज कल्याण के संदर्भ में, वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा परित्यक्त महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सियान हेल्पलाइन सेंटर जो है टोल फ्री की स्थापना, उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा रोजगारों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिलहर योजना का प्रावधान किया गया है, मोस्ट पिलर। इसमें टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी अभी, है ना। तो उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा रोजगारों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिलहर योजना, ये बहुत आईएमपी है भाई, आईएमपी है। खास करके उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्पेशली नवा पिलहर योजना को लाया गया है, तो ये मोस्ट लिख लेना। ये योजना किससे संबंधित है, मेंस वाले तो एकदम ध्यान ही रखो। ऐसे नवा पिलहर योजना के विषय में बताओ, 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा, वहीं पर फंस जाओगे, समस्या हो जाएगा। तो सियान हेल्पलाइन, नवा पिलहर योजना किसके लिए है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में बजट में क्या क्या मुख्य बातें हैं। विश्व बैंक पोषित चाक परियोजना हेतु 400 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थी की सुविधा के लिए कोटा
में छात्रावास निर्माण का प्रावधान। अरे भैया कोटा जा रहे हैं तो कोटा में ही हम छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या बनवाएंगे, बोल रहे हैं छात्रावास बनवाएंगे। 7 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 8 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन किया जाएगा। ये कुछ बातें हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। यहां देखिए, ये याद रखना है ना, ये बात आप याद में रखना 80 नंबर में मूल रूप से। चलिए, ये आईएमपी है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में। देश विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर में ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये एक आईएमपी क्वेश्चन यहां से बन जाता है आपका, है ना। लोइंग महापल्ली जिला रायगढ़ एवं लिटिया जिला में नवीन आईटीआई की भी स्थापना की जाएगी। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ये एक प्रमुख है। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम वन समितियों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये भी एक बढ़िया है, सुविधा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सा विद्यालय की स्थापना हेतु 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये एक अच्छा मतलब कि काम है। अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, महासमुंद के अस्पतालों में ई चिकित्सालय की स्थापना हेतु 7 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान। और ई चिकित्सालय मतलब कि वही है, ऑनलाइन आप सहायता प्राप्त कर सकते हो समस्याओं को बता करके। वानिकी गतिविधि में भी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। राज्य में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना के लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा चुका है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल लघु वनोपज की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। अभी कुल लघु वनोपज की संख्या कितनी है? नवा रायपुर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कमर्शियल हब की स्थापना की जाएगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए, खेल कूद में आपका 3-4 बातें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा जाता है। तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना। ये एक आईएमपी प्रश्न लिख लीजिएगा। ऐसा कौन सा खेल है जिसको हम राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं? वह है तीरंदाजी। इसके लिए कुछ प्रोत्साहन करने के लिए कुछ अकादमी की स्थापना हो रही है क्या? डेफिनेटली बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। नारायणपुर में मलखंब अकादमी एवं रायपुर में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। तो ये 3 प्रश्न हैं जो कि आईएमपी हैं, खेल एवं युवा कल्याण गतिविधि से संबंधित। ऊर्जा विभाग में जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिम कोरबा के अंतर्गत जो है नए प्लांट की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहां पर अधोसंरचना की जाएगी। इसके अलावा एक योजना है जिसे हम पीएम कुसुम योजना कहते हैं। तो पीएम कुसुम योजना ग्रिड सोलर पावर प्लांट से संबंधित है ना। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। वहीं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष किया गया। ठीक है। इसके अलावा हम देखें भवन एवं सड़कों के निर्माण के लिए, ये यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो कुम्हारी जिला दुर्ग में स्मार्ट थाना की स्थापना की जाएगी। दंतेवाड़ा में महिला थाना भवन का निर्माण किया जाएगा। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर एवं नारायणपुर में अमचो बस्तर पुलिस कैंटीन
के निर्माण हेतु इतना 1,40,00,000 का प्रावधान किया गया। कौन कौन सा? बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर। मूल रूप से हम बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आमचो बस्तर पुलिस कैंटीन की स्थापना की जाएगी। ये एग्जाम में आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2019 से लेकर के 2024 तक रहेगा। मोस्ट आईएमपी लिख लो इसे। वाणिज्य उद्योग एवं ग्रामोद्योग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 से लेकर कब तक रहेगा? 2024 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 2024 तक। बी स्पोक पॉलिसी के अंतर्गत इसमें निवेश की जा सकती है ना। औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से हमने जो प्रमुख बातें हैं यहां पर समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मूल रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण इतिहास है यहां से हम लोग क्लास करना प्रारंभ करेंगे। और ये आपका स्टैटिक पोर्शन है और यहां से आप लोग फिर कमर कस लीजिए। पुनः हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास, संपूर्ण इतिहास पर एक ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे। आपका पूरा हम रिवाइज करा देंगे। तो आप जितना अधिक हो सके लाइव टाइम में आ जाएं और हम नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि एक डिस्प्ले रखें ताकि आपके कमेंट भी हम पढ़ पाएं और आपसे कम्युनिकेट कर पाएं और कम्युनिकेट करते हुए हम आपसे इस तरह से डील कर सकें अच्छे से, है ना। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।